हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही बेहद नज़दीक आ गया है, जो कि होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को। अब दिन बिल्कुल थोड़े से बचे हैं। इस समय आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसीलिए जो ये श्रृंखला हम लेकर के आते हैं आपके लिए एग्ज़ाम के ठीक पहले, प्रैक्टिस सेट की इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आप इसको एक बार ज़रूर, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें एक बार ज़रूर अच्छे से देख करके जाएं, और जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि अभी आपकी वीकनेस बनी हुई है, आप उसको और मजबूती के साथ तैयार कीजिए। उस टॉपिक को देख लीजिए जिस टॉपिक में अभी भी आपके क्वेश्चंस हल नहीं हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब होता है? ये नहीं होता है कि बस देखा और छोड़ के चले गए। ये होता है कि अभी आपका किस टॉपिक में ये क्वेश्चन आपकी रीच से बाहर है। ठीक है, अगर वो रीच से बाहर, अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से 20 आपको आ रहे हैं, हो सकता है 5 ना आ रहे हो, तो अब आप 5 उसको देख लीजिए कि वो 5 किस किस जगह से उठाए गए क्वेश्चन हैं, और आपको अभी वहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का हमारा 5वां सेट है। आइए सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? ये क्या आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी? तो जो जहांगीर के द्वारा जिस कंपनी को इन्होंने परमिशन दी थी, जिस कंपनी को इसने अधिकृत किया था, वो आपका था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था? सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किया गया था। इसका मतलब इसको परमिट कर दिया गया था, इसको परमिशन दे दी गई थी कि आप यहाँ पर सूरत में आइए और सूरत में अपना कारखाना लगाइए या स्थापित कीजिए। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? मतलब किसका शासन था उस वक्त, जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था? किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। तो उस वक्त कन्नौज पर किसका शासन था? चंदेलों का, पाल का, प्रतिहाल का, या फिर गढ़वाल का? तो किसका शासन था उस समय? ना प्रतिहार का था, ना चंदेलों का था, ना पाल का था, तो किसका था? गढ़वाल का था। ठीक है, किसका शासन था जिस वक्त मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पे लड़ाई का मतलब बिगुल छेड़ा या फिर युद्ध के लिए तैयारी करी? उस वक्त कन्नौज पे किसका था? गढ़वाल वंश का शासन था। ठीक है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा काल को क्या कहा जाता था? कर्षार्पण कहा जाता था, निष्क कहा जाता था, दीनार कहा जाता था, या फिर स्वर्ण कहा जाता था? तो इस वक्त की जो मुद्रा थी, कौन सी? स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, मुद्रा नहीं, स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। ना कर्षार्पण कहा जाता था, ना निष्क कहा जाता था, ना स्वर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? संलेखना से तात्पर्य लेखन पद्धति, तीर्थंकरों की जीवनी, या उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, या फिर भित्ति चित्र? तो उस वक्त जो था जैन धर्म में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में ऐसे अलग अलग ये जो थे हुआ करते थे, जिसको आपको बताना होता था कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो जैन धर्म में संलेखना का मतलब क्या होता था? तो जैन धर्म में संलेखना का मतलब होता था उपवास द्वारा प्राणों को त्यागना, उपवास के द्वारा प्राणों को त्यागना। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसपे, या फिर मॉर्टिमर व्हीलर? तो जो भारतीय पुरातत्व का जनक था वो किसको कहा जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए,
1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, या फिर इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, या फिर इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो जो भी था 1833 का चार्टर, उसमें ये चीज़ तो थी कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ये भी था कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था। तीसरा भी था आपका कि इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था। चौथा भी था, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। तो इसका मतलब था कि 1833 का जो चार्टर था या जो चार्टर एक्ट था, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे? तो जितने भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो इसका मतलब जिसमें भी आपका सभी ऑप्शन सत्य है, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, सरोजनी नायडू, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था। यही वो नेता थे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग आंदोलन, रोलैक्ट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, या फिर दांडी यात्रा? तो इनका जो पहला इनका एक साहसिक कदम था या पहला आंदोलन कह सकते हैं, वो क्या था? चंपारण आंदोलन था। ये गांधी जी का पहला एक स्टेप था जो कि आगे कई आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था, मिंटो था, कैनिंग था, या फिर मेयो था? तो वेल नोन है कि बंगाल का पार्टीशन या विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 में किसने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से है, किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया? किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने? तो 1857 में इलाहाबाद को मुख्यालय बनाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय 1857 में। उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें? मृत सागर में, लाल सागर में, महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर वान झील टर्की में? उच्चतम मतलब जिसमें ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वान झील टर्की में। कहाँ पर पाया जाता है? वान झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार कहा है कि नहीं है पे फोकस जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चन में कहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आएंगे आप। तो पहला ऑप्शन है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, या नेक्स्ट अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसम दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये है गलत। तो इसका मतलब है कि आपका जो सही आंसर है वो आपका आंसर नंबर बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ये आपका सही आंसर है इसमें।
लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? खारे पानी में हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या थैलोफाइट्स। तो जो आपके लवणीय जल में, मतलब कि जिसमें ज़्यादा खारा पानी होता है, उसमें आपके जो पौधे उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा खारे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। सूची 1 का सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिल्ली शुष्क, मुंबई अर्ध शुष्क, जोधपुर उष्ण आर्द्र या फिर शिलांग आर्द्र। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो पहला ऑप्शन दिया है ए का 1, बी का 2, 3, सी का 2, डी का 4। तो इस तरीके से आपको पहले मिलाना है कि ए का क्या हो जाएगा? 2 दिल्ली है अर्ध शुष्क, बी का 3 उष्ण शुष्क है, जोधपुर जो आपका क्या है? जोधपुर आपका शुष्क है, और शिलांग आपका बचा आर्द्र। शिलांग बचा आपका आर्द्र। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 2। ए का 2 किस में है? सिर्फ एक में है, इस ऑप्शन में है। तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक में ही मिल गया कि आपने इस तरीके से मिलाया कि दिल्ली अर्ध शुष्क है, मुंबई उष्ण आर्द्र है, जोधपुर शुष्क है और शिलांग आर्द्र है, तो आप देख लीजिए पहला ही ऑप्शन देख लीजिए कि ए का 2 किस में है? तो ए का 3 है इसमें, ए का 4 है इसमें, ए का 1 है, ए का 2 है। तो आपको जैसे ही मिल गया ए का 2, वैसे ही आप आगे के ऑप्शंस को बिल्कुल मत देखिए और टिक करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है फिर समय खराब करके मिलाइए बैठ के। 2011 की जनगणना के अनंतम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र था। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? ये एक शब्द संक्षेप होता है जिसको आपको बताना होता है कि ये होता क्या है। एंट्री पार्ट व्यापार, निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार या फिर निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो ना तो ये निर्यात होता है, ना तो आयात होता है, ना तटीय व्यापार होता है। ये आपका होता है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। इसको हम कहते हैं एंट्री पार्ट व्यापार। निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं को कहा जाता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही उत्तर ढूंढना है हमें। तेल शोधक कारखाना, तटीपाका गुजरात, कोयली तमिलनाडु, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश और नुमालीगढ़ असम। तो आपका जो सही है, जो सही उत्तर है वो सीधे सीधे आपका क्या है? ये है, इस सूची का सही मिलान है ये, कोयली तमिलनाडु में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? राज्य समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति या फिर मराठे समिति? तो ये जो सुझाव दिया था ये राज्य समिति ने दिया था भारत में कृषि जोत का। ठीक है, बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर नहीं, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर न, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर नहीं। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक दर जो ब्याज की होती है वो। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो या कम हो, आयात की लोच कम हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। कब होता है कारगर? जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। ठीक है, अगला देखिए, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? मतलब कितने जनसंख्या से नीचे हो तो उसके नीचे ये आपकी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं हो सकती हैं। 25 लाख, 35 लाख, 30 लाख या 20 लाख। तो अगर 20 लाख से नीचे है आपकी जनसंख्या तो आपका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये 73वें संशोधन के आधार पर कही गई बात है। अगला देखिए, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक
नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, या फिर राज्यपाल द्वारा प्रेरित विधेयकों पर स्वीकृति, या फिर लोकसभा भंग करना। तो जो विधेयकों पर स्वीकृति देना है, इसके लिए जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, ना उसको इसकी कोई बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा ये। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इनमें से अब आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं। ए गलत है किंतु आर सही है, बिल्कुल नहीं है। तो दोनों सही, लेकिन जो आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, बिल्कुल। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान, दोनों बात सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बस आपको इतना बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ठीक है, मैं बार बार नहीं को इसीलिए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप ये देख लें कि क्वेश्चंस में वहां पर भी ऐसी चीज़ें ना आपके सामने हों और जो गलत हो जाएं। समानता का अधिकार, ये तो है। विरोध का अधिकार देखते हैं, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपका ये जो है विरोध का अधिकार, ये आपके 6 मूल अधिकारों में नहीं है। ये 6 मूल अधिकारों में विरोध का अधिकार नहीं है, समझ गए। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में हम न्यायिक पुनर्विलोकन देखते हैं। किसमें? भारत और यूएसए दोनों में। भारत और यूएसए दोनों में हम ये चीज देखते हैं। क्या है? रक्त, कौन सा इसमें से रक्त वर्ग है जो यूनिवर्सल डोनर है? ठीक है, BAO और AB। तो जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, वो आपका क्या है? B। मतलब यूनिवर्सल डोनर आपका O हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कभी भूल जाएं तो ये डोनर से O वाला याद रख लीजिएगा, डोनर। ठीक है, इसमें भी O है, और आपका O वाला ग्रुप जो है वो सार्वत्रिक दाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मेनोड, SC खुराना, वाटसन तथा क्रिक। उपयोग में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना कौन है। अगला है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो ये जो आपका बनाया जाता है ये नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से मिला करके बनाया जाता है। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, फिर रेक्टिफायर द्वारा। तो ना डायनेमो द्वारा, ना ट्रांसफार्मर द्वारा, ना मोटर द्वारा। तो आपका एक इसके द्वारा किया जाता है परिवर्तन या परिवर्तित, रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाइरोमीटर का निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सन स्पॉट को, हवा ताप को, सोलर रेडिएशन को, या फिर पौधों के ताप को। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 5, 7 या 12? तो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, कौन से? 7 कांड हैं।
माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाने का क्या मतलब होता है कि बहुत मेहनत का काम करना या फिर बहुत कठिनाई वाला काम करना। तो इसमें क्या है, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना और बहुत ही आशा रखना। तो लोहे के चने बहुत मुश्किल चीज़ होती है ना। आप नॉर्मल चने चबा सकते हैं लेकिन लोहे के चने चबा लेंगे क्या? नहीं चबा पाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि बहुत कठिनाई झेलना। माँ बाप बहुत कठिनाई झेल करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, बिल्कुल ये तो गलती है। राम पाठशाला बैठा है, नहीं। आप अवश्य सुने होंगे, नहीं। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये आपका राइट आंसर होगा। अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनाज या दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे दूसरा। तो इसका तो मतलब होता है, इसका मतलब होता है अनाज और इसका मतलब होता है दूसरा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो पहला वाला ऑप्शन है अन्य, अन्य का अनाज और दूसरा। निम्नलिखित में से या इनमें से सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। वागीश्वरी, शारदा, सुधी या वाणी। तो इसमें से आपका सुधी जो है वो सरस्वती का अनुवाद नहीं है। ठीक है, समानार्थी शब्द नहीं है। तो ये हो गए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस सेशन के, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आपको आपकी तैयारियों का अंदाज़ा लगाने के लिए है कि आपने किस तरीके से क्या कर रखा है, क्या पढ़ रखा है और आगे अभी आप किस तरीके से समय को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इन प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस को देखिए, लगाइए और जो भी समस्या जिस भी टॉपिक पे या जिस भी क्षेत्र में जिस भी एरिया से आ रही है उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका जो छूट रहा है वो भी कंप्लीट हो जाए। अगर आपको हमारा पढ़ाया कंटेंट पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको सही लगती, अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करें। पॉजिटिव कमेंट करें, अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स करें। देखिए, नेगेटिव कमेंट करने से ना हम रुकने वाले हैं, ना आपका कोई फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप पॉजिटिव कमेंट्स करें। हमारी टीम को इससे क्या होगा, उत्साह मिलेगा। अभी हमारा चैनल नया है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं अपने काम पर और आपके लिए नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी से आप नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? उसका इम्पैक्ट होगा कि टीम डीमोरलाइज होने लगती है। आप कोई भी काम शुरू कीजिए, अगर उस पर कुछ नेगेटिव आने लगते हैं तो आपको क्या होता है, डीमोरलाइजेशन होने लगता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, सबको जो भी आप मुझे समझें, मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव करें। नेगेटिव कमेंट करने का भी एक तरीका होता है कि हाँ सर ये चीज़ कर लीजिए, अभी आपके चैनल पे या अभी आपकी टीम मेंबर्स में ये कमी है, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। आपके पॉजिटिव फीडबैक से ही हम और आगे बढ़ेंगे, हमारी टीम और आगे बढ़ेगी और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको ला करके देंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।